वेलकम स्टूडेंट्स। कल हमने स्टार्ट किया था सॉल्यूशन चैप्टर और कल आपको सॉल्यूशन के बारे में बताया था। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं, आपका वोलेटाइल्स क्या है, नॉन वोलेटाइल क्या है, पोलर क्या है, नॉन पोलर क्या है, उनके टाइप कितने हैं, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटनरी। ठीक है। और आपको कल मोलरिटी के बारे में बताया था, कंसंट्रेशन के बारे में बताया था। कंसंट्रेशन के पार्ट, पहला पार्ट था मोलरिटी। अब आपकी बात आती है मोलरिटी की। तो मोलरिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस डिजॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलरिटी। यानी किसी पदार्थ के नंबर ऑफ मोल्स जो प्रेजेंट होते हैं 1 किलो सॉल्वेंट के अंदर, उसको हम बोलते हैं मोलरिटी। मोलरिटी को डिनोट किया करते हैं हम स्मॉल m के द्वारा। एंड दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, या NB अपॉन WA मीन्स NB का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड वेट ऑफ सॉल्वेंट को हमने WA के लिए लिया किलोग्राम में, या फैक्टर हो गया हमारा WB इंटू 1000 डिवाइड MB इंटू WA इन ग्राम। ठीक है, काय के बराबर होती है हमारी, ये मोलरिटी होती है। अब जो आपका WB है ये वेट ऑफ सॉल्यूट है, MB मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, WA वेट ऑफ सॉल्वेंट है, NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। तो ये हमारी मोलरिटी होती है, इस तरह मोलरिटी निकालते हैं। अब बात आती है आपकी मास परसेंटेज की। मास परसेंटेज क्या है? The amount of a substance per 100 ग्राम of solution is called mass percentage। यानी किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको मास परसेंटेज बोलते हैं। अगर मास परसेंटेज ऑफ ए निकालते हैं तो दैट वुड बी इक्वल टू WA इंटू 100 डिवाइड बाई WA प्लस WB, वेयर WA इज वेट ऑफ ए, WB वेट ऑफ बी। इस तरह क्या निकाल लेंगे? मास परसेंट निकाल लेंगे, ये मास परसेंटेज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको समझ लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है जी? विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी? वाई एंड वाई, और क्यों? क्या मतलब हुआ कि अगर आपको मोलरिटी और मोलरिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, या आपको बताया जाए, आपको एक सॉल्यूशन दिया कि आप इसकी कैलकुलेशन कंसंट्रेट कैलकुलेट करके बताइएगा, तो ये कहते हैं कि आप मोलरिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे या मोलरिटी को देंगे, और जिसको भी देंगे तो वो क्यों देंगे। तो देखिएगा, हम मोलरिटी को प्रायोरिटी देते हैं, यानी मोलरिटी इज द बेस्ट मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेट सॉल्यूशन बिकॉज मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इन्वॉल्व वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसके अंदर वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, और जब वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे टेम्परेचर के अनुसार चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए क्या होती है हमारी मोलरिटी इज द बेस्ट मेथड। तो क्या बताएंगे? लिखेंगे मोलरिटी इज द बेस्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन of concentration of solution because it involve weight of solvent। क्या करती है? वेट ऑफ सॉल्वेंट को रखती है। इसके अंदर वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है विच डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर, जो टेम्परेचर के अनुसार चेंज नहीं होता। ठीक है, इसे क्या हमारा मोलरिटी हमारा सबसे अच्छा मेथड है किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए। अब अगर आपको सॉल्यूशन बनाना हो मोलरिटी और मोलरिटी का, और आप कहेंगे कैसे इसका टेम्परेचर इफेक्ट हम बताएंगे जी। देखिए, मान लीजिए आपको दो सॉल्यूशन बनाने हैं। एक बनाना है 1 कैपिटल M यानी मोलरिटी का,
ऑफ NaCl, और दूसरा बनाना है 1 स्मॉल m, यानी मोलैलिटी ऑफ NaCl। तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, देखिए हमने मान लीजिए फ्लास्क ले लिया, ये हमारा कॉनिकल फ्लास्क है, यहां तक इसमें 1 लीटर का निशान आता है, 1 लीटर। अब हमें 1 m का NaCl बनाना है, तो जब 1 मोल डिजोल्व होगा 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या कहलाएगी? 1 m का सॉल्यूशन कहलाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसके अंदर क्या डाल देंगे, इसके अंदर डाल देंगे हम आपका, मान लीजिए हमारा 1 मोल का मतलब होता है 58 ग्राम, हमने 58 ग्राम ये डाल दिया इसके अंदर, 58.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड डाल दिया। पहले हमने ये डाला इसके अंदर, उसके बाद हमने क्या करा, इसके अंदर वाटर डाला, ये वाटर है, मान लीजिए ब्लैक वाला मैंने वाटर है, ये वाटर से इंडिकेट कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी जो सॉल्यूशन बनेगा ये 1 कैपिटल M वाला होगा। दूसरे में आ जाइएगा, दूसरे में क्या किया हमने, ऐसे हमने 1 लीटर का फ्लास्क यहां ले लिया, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें यहां पर 1 लीटर का साइन है, यहां तक 1 लीटर। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसके अंदर हम 1 लीटर वाटर ले लेंगे, 1 लीटर 1 बराबर 1 kg होता है वाटर, क्योंकि वाटर डेंसिटी क्या होती है, 1 होती है, इसलिए वाटर को 1 लीटर माने या 1 किलोग्राम माने, बात बराबर होती है। तो पहले हमने क्या ले लिया, 1 किलोग्राम वाटर ले लिया। उसके बाद हमने इसमें क्या डाला, सपोज कीजिए 58.5 ग्राम NaCl डाल दिया, और मान लीजिए वो हमारा क्या हुआ, वो हमारा ब्लैक कलर में ऐसे दिखा दिया, वो यहां तक आ रहा है, ये ऊपर क्या है हमारा NaCl है, ये NaCl है, और नीचे जो हमने भरा ये क्या है, वाटर है, H2O। यहां ये क्या है, NaCl है, और ये ब्लैक वाला क्या है, वाटर है। तो इस तरीके से बनाएंगे तो सॉल्यूशन बनेगा 1 मोलरिटी का, और इस तरह बनाएंगे तो बनेगा 1 मोलरिटी का। दोनों फर्क क्या है, इसमें टोटल वॉल्यूम हमारा 1 लीटर है, इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं मोटी मोटी कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम वाटर लेंगे तो वाटर कितना होगा, वाटर होगा लगभग 900 आपका 41.5, और प्लस NaCl कितना हुआ 58.5, तभी तो ये 1000 ml के बराबर होगा, या 1 लीटर, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें वाटर कितना है 941.5 ग्राम, और NaCl कितना 58.5 ग्राम, तो ये जो सॉल्यूशन बना ये 1 मोलरिटी का बना। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें क्या होगा, इस वाले केस में समझ लीजिएगा, वाटर तो हो जाएगा यहां पर कितना 1000 ग्राम, क्योंकि वाटर डेंसिटी 1 है, प्लस NaCl कितना हुआ 58.5, तो टोटल कितना हो गया 108.5 ग्राम, ठीक है। या इतने ml के बराबर मान लो, बात एक ही है, या हम इसके मान लें इतने ग्राम के बराबर मान लें। तो देखिए अगर वो आपसे ये पूछता है सबसे अच्छा मेथड कौन सा, तो मैंने बता दिया ये मेथड अच्छा होता है कैलकुलेट करने के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपका वेट है, यहाँ वेट ले रहे हैं हम, यहाँ हम क्या ले रहे हैं, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट टेम्परेचर के अनुसार चेंज नहीं होता, लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। आप कहेंगे कैसे, मान लीजिए आपने यहाँ पर 100 ml सॉल्यूशन बनाया NaCl का, टेम्परेचर सपोज कीजिए यहाँ पर मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपने 100 ml दिल्ली में सॉल्यूशन बना लिया। अब आपने क्या किया, अब आप उस सॉल्यूशन को लेकर चले गए मान लीजिए कारगिल में, वहां टेम्परेचर मान लीजिए -10 है, तो जो 100 ml आपने यहाँ बनाया था 25 डिग्री टेम्परेचर पर, अगर आप उसका वॉल्यूम लेह में जाकर नापोगे तो क्या होगा, वो वहां पर जाकर घट जाएगा, क्योंकि जब टेम्परेचर घटता है तो वॉल्यूम भी क्या होता है, घट जाता है। तो अगर यहाँ निकाल लेते, मान लीजिए यहाँ तो हमने 100 ml बनाया था, वहां पर क्या हुआ, मान लीजिए वो 95 ml हुआ,
तो यहाँ मोलरिटी निकालेंगे कुछ और आएगी, वहाँ निकालेंगे कुछ और आएगी। कंपाउंड एक ही है, एक ही अमाउंट है उसके अंदर, लेकिन कंसंट्रेशन क्या हो रही है, अलग अलग आ रही है। इसी तरीके से मान लीजिए जो 7 सोल्यूशन आपने बनाया था, आपको उसको ले गए आप चेन्नई में, वहाँ टेम्परेचर मान लीजिए 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो वहाँ 100 का वॉल्यूम क्या हो गया, मान लीजिए 105 ml हो गया, बढ़ जाएगा वॉल्यूम, बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो जब वहाँ वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, तो मोलरिटी क्या होगी, चेंज अलग आएगी। तो मोलरिटी जो होती है टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, इसलिए मोलरिटी को हम सही नहीं मानते, मोलरिटी को अच्छा मानते। लेकिन अगर वो आपसे कहे कि मोलरिटी और मोलरिटी में सबसे अच्छा मेथड कौन सा होता है कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए, सॉरी आपका हाँ, तो क्या बता रहा था मैं, अगर वो पूछता है कि बताओ मोलरिटी और मोलरिटी में कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है, यानी ज्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन कौन सा है, कंसंट्रेट कौन सा है, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होती है वो कंसंट्रेट कहलाता है, और जिसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होती है वो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है। तो अभी कह रहे हैं बताओ इसमें कंसंट्रेटेड कौन सा है, डाइल्यूट कौन सा है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ 58.5 ग्राम हमने क्या लिया, सॉल्यूट लिया, 94.5 ग्राम हमने क्या लिया, वाटर लिया। तो यहाँ पर क्या वाटर की मात्रा कम है और यहाँ वाटर की मात्रा क्या है, ज्यादा है। तो अगर मैं मोलरिटी और मोलरिटी में बात करने लगूंगा दोनों सॉल्यूशंस की, तो क्या होगा, ये जो हमारा मोलरिटी का सॉल्यूशन है ये हमारा ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा और मोलरिटी वाला सॉल्यूशन हमारा कम कंसंट्रेटेड होगा। तो पूछता आपसे, क्वेश्चन पूछता है क्या आउट ऑफ 1 m NaCl solution, small m, and 1 m capital solution of NaCl which is concentrated, कौन सा कंसंट्रेटेड होता है। तो हम बता देंगे, क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि जो हमारा मोलरिटी वाला सॉल्यूशन है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, क्योंकि उसके अंदर हमारी क्या होती है, कम मात्रा होती है, किसकी, आपके सॉल्यूट की। तो आप बताएंगे 1 स्मॉल सॉरी कैपिटल M NaCl solution is more concentrated than 1 small m NaCl solution, ठीक है। अब इसके बाद आती है बात हमारी मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होती है, द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास परसेंटेज। यानी अगर आपने कोई टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम बनाया, उसके अंदर सॉल्यूट की जितनी मात्रा होती है उसकी मास परसेंटेज कहलाती है। मान लीजिए आपको 20% का NaCl का सॉल्यूशन बनाना है, 20%, तो आप कैसे बनाओगे, अभी तक आपने पढ़ा था भाई इतने परसेंट सॉल्यूशन, इतने परसेंट सॉल्यूशन, बनाएंगे कैसे उसको। जैसा अभी आपने सुना होगा आजकल सैनिटाइजर के बारे में, ठीक है, तो आपने देखा होगा जब से कोरोना हुआ सैनिटाइजर एक ऐसा मेंबर हो गया केमिस्ट्री ग्रुप का, केमिकल्स ग्रुप का, कि जैसे किसी बेरोजगार में IAS बन जाता है। कोरोना से पहले सैनिटाइजर कोई नहीं पूछता था, लेकिन जब से कोरोना आया तब से क्या है, सैनिटाइजर और मास्क सब की पूछ बढ़ गई। इसी तरीके से मान लीजिए आपको 20%, जब बोलते हैं कि हमारा जो सैनिटाइजर होता है उसके अंदर 70% अल्कोहल होना चाहिए बाई मास, कम से कम इतना तो होना चाहिए। अगर इतना नहीं होगा तो वो सैनिटाइजर द्वारा यूज नहीं किया जा सकता, यानी वो बैक्टीरिया को, जो आपको वायरस को नहीं मारेगा। तो यही परसेंटेज होती है। परसेंटेज का मतलब क्या, अगर आपको मान लीजिए 20% का NaCl सोल्यूशन बनाना है तो आप क्या करोगे, 20 ग्राम तो लोगे NaCl और 80 ग्राम लोगे आप वाटर, दोनों को मिला दोगे, टोटल कितना होगा, 100 ग्राम हो जाएगा। तो ये कितना बना हमारा, 20% ऑफ NaCl सोल्यूशन। यानी द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज मास परसेंटेज। यानी किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होती है
वो क्या कहलाती है, उसकी मास परसेंटेज कहलाती है, उसको मास परसेंटेज बोलते हैं। तो इस तरीके से मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, यानी डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज मास परसेंटेज। द परसेंटेज ऑफ सब्सटेंस ए इज इक्वल टू WA इंटू 100 डिवाइड बाई WA प्लस WB, जहां WA वेट ऑफ सब्सटेंस ए होता है, WB वेट ऑफ सब्सटेंस बी होता है। इस तरह इसकी मास परसेंटेज कहलाती है। अब इसके बाद में आता है PPM, सुना होगा आपने, पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, PPM, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ये पार्ट्स पर मिलियन कहलाता है, इसको PPM बोलते हैं। तो क्या होता है PPM, यहां तो पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन था, यहां पर्टिकुलर ग्राम की बात करते हैं। लेकिन अगर PPM की बात करेंगे तो वहां बोलते हैं द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस बाय पार्ट पर मिलियन ऑफ सोल्यूशन। यहां बाय पार्ट वर्ड आ गया। अब बाय पार्ट वर्ड का क्या मतलब होता है, बाय पार्ट वर्ड का मतलब होता है बेटा कि आपने सपोज कीजिए, आपने क्या किया, आपने अगर 1 ग्राम लिया है सोल्यूट, आपको 1 PPM का सोल्यूशन बनाना है। मान लीजिए आपने 1 ग्राम सोल्यूट लिया है, तो टोटल सोल्यूशन हमारा 10⁶ यानी 10 लाख ग्राम होगा। अगर आपने 1 लीटर लिया है तो 10 लाख लीटर होगा। 1 किलोग्राम लिया है तो 10 लाख किलोग्राम होगा। ये क्या होता है, बाई पार्ट। हालांकि हम इसको बहुत कम अमाउंट वाले केस में यूज करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन होता है अक्टूबर नवंबर के अंदर, तो उस पॉल्यूशन बोलते हैं कि भाई आज आपका जो नाइट्रिक ऑक्साइड था या सल्फर के ऑक्साइड थे, उनकी अमाउंट 2 PPM या 30 PPM या 10 PPM मिली। ये PPM का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। जैसे आपने सुना होगा, जब हम क्या करते हैं, पार्टिकुलेट 10-20 सुनते हैं कि भाई ये ज़्यादा हो गया, एयर खराब हो गई है, तो मोस्टली ये हमारा पॉल्यूशन के रूप में यूज़ किया जाता है जब इसकी यूनिट होती है, तो उसको बोलते हैं PPM, यानी पार्ट्स पर मिलियन। तो क्या हुआ पार्ट्स पर मिलियन, समझ लीजिएगा, द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस बाय पार्ट्स पर मिलियन ऑफ solution is called PPM। क्या कहेंगे उसको हम PPM बोलते हैं, यानी पार्ट्स पर मिलियन। अगर मैं निकालता हूं PPM ऑफ ए, मान लीजिए मैंने कोई कंपोनेंट ए लिया है, तो PPM ऑफ ए बराबर हो जाएगा WA प्लस WB इंटू 10⁶। क्या फर्क क्या जाएगा, मास परसेंटेज में 10⁻² आता है या 10⁻6 आ जाता है। बाकी सब चीज क्या होंगी, हमारी सेम होंगी। हम यहां लिख देंगे WA इज इक्वल टू वेट ऑफ ए, WB इज इक्वल टू वेट ऑफ बी। तो इस तरीके से क्या कहलाती है हमारी, ये हमारी पार्ट पर मिलियंस कहलाते हैं। नेक्स्ट बात आती है आपकी, नेक्स्ट टर्म इसके अंदर आपका मोल फ्रैक्शन क्या होती है जी, मोल फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं चाई, CHI। ठीक है, इसे चाई बोल देते हैं, कोई काई बोलता है, चाहिए एक्स की तरह इंडिकेट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या होती है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स of one component to the total number of moles of solution is called mole fraction। यानी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर मोल ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, मान लीजिए हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए,
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू होगा बेटा एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अब मैं यहां लिखता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी तो यहां क्या होगा बेटा, यहां लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इसको बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को हम लिखेंगे चाई ए ऐसे, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को लिखेंगे चाई बी ऐसे। क्या के बराबर होगी ये, एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी, ये इसको इक्वेशन मैंने सेकंड मान लिया। अब अगर मैं इनको दोनों को जोड़ देता हूं तो चाई ए प्लस चाई बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी, इसकी वैल्यू कहाँ के बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई, या चाई ए बराबर 1 माइनस चाई बी। ये फॉर्मूले काम आएंगे आपको आगे, जहां पर आपका एन ए नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, जिसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू ए डिवाइड बाई एम ए, एन बी नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, जिसका फॉर्मूला होगा डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी। उसके बाद आता बेटा चाई ए माने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड चाई बी बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इस तरीके से हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर लेते हैं। एक चाई ए दूसरा चाई बी, और दोनों का सम क्या है, बराबर होता है। कभी कभी ऐसा पूछ लेता हूं आपसे, आपको थोड़ा घुमाने के लिए, वो कहेगा कि किसी सॉल्यूशन में बहुत सारे कंपोनेंट है, ए बी सी डी, बहुत सारे, हमने पॉली यानी उसके अंदर हमने क्या मिला दिया, वो आपका क्या कहते हैं बाइनरी ट्रांजिट, इसके अंदर पॉली बहुत सारे मिले हुए हैं, तो सबका सम काहे के बराबर होता है, सबका सम 1 के बराबर होगा। तो अगर किसी के अंदर ए बी सी डी कंपोनेंट घुले हुए हैं तो सम क्या होगा, सभी का सम 1 के बराबर होता है। तो हम लिखते हैं इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सॉल्यूट चाई ए प्लस चाई बी प्लस सॉरी चाई सी एंड सोन विल बी इक्वल टू 1, वो कहाँ के बराबर होगा, हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन हो गई, आपका मोलरिटी हो गई, मास पर यूनिट हो गया, वॉल्यूम पर आपका क्या कहते हैं इसको पार्ट्स पर मिलियन हुआ। तो इस तरीके से आपके क्या होते हैं, ये टर्म्स आते हैं कुछ। अब इनसे रिलेटेड मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल बताता हूं। पहले न्यूमेरिकल समझिएगा क्या होगा, चलो न्यूमेरिकल आपको कल ही बताएंगे, पहले आप इसको आगे की थ्योरी समझिएगा, क्योंकि अभी मेरे पास बुक यहाँ है नहीं आज। देखिएगा क्या होगा यहाँ पर। अब इसके बाद अगली टर्म आती है वेपर प्रेशर, शॉर्ट में लिख देते हैं वीपी। वेपर प्रेशर क्या है, सपोज कीजिए आपने एक बीकर ले लिया, ये हमारा बीकर है, इसके अंदर हमने वाटर भर दिया, ये वाटर मॉलिक्यूल है, यानी क्या है, ये H2O के मॉलिक्यूल हैं, और इसके ऊपर हमने क्या करा, एक बेल जार ढक दिया। बेल जार का मतलब होता है एक ऐसा जार जिसका आकार घंटी नुमा हो, ऐसे, ये बेल जार हुआ। अब हम क्या देखते हैं, रूम टेम्परेचर पर ही जब हमने इसको क्लोज सिस्टम बना दिया,
तो कुछ मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल है वेपराइज होंगे इस तरीके से, और साथ साथ जिनकी एनर्जी कम है बहुत, वो क्या होंगे, नीचे को जाते रहेंगे। तो दो प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है इवोपरेशन, जो ऊपर को जा रहे हैं, ये तो इवापोरेशन प्रोसेस हुआ। और जो मॉलिक्यूल जो नीचे को आ रहे हैं, जो मैंने नीचे को दिखाए हैं, जिनकी एनर्जी कम थी, सपोज कीजिए मैं अलग दिखा देता हूँ ब्लू कलर से ताकि आपको पता चल जाए। ये जो ब्लैक वाले तो ऊपर जाने वाले मॉलिक्यूल थे, ये ऊपर ऐसे गए, ऐसे जाने वाले मॉलिक्यूल है, और जो नीचे टकरा रहे हैं सरफेस से, वो ये हैं जो ब्लू कलर से बना गए। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, कंडेंसेशन। तो इस तरह से इवोपरेशन, कंडेंसेशन। जब इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा तो जो वेपर हैं ये इस लिक्विड सरफेस पर एक प्रेशर अप्लाइड करती हैं, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं हम, वेपर प्रेशर बोलते हैं। यानी ये क्या हमारी, ये वेपर हैं, तो इन वेपर्स के द्वारा इस सरफेस पर जो भी आपका प्रेशर अप्लाइड किया जाता है उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब आप कहेंगे क्लोज क्यों किया हमने, क्लोज इसलिए किया कि अगर हम इसको क्लोज नहीं करेंगे, मान लीजिए आपने एक कोई पेंस ले लिया, उसमें आपने क्या किया, वाटर डाल दिया, वाटर डालने के बाद आपने उसको बॉईल करना शुरू किया, आपने उसको खुला छोड़ दिया। जब आप गर्म करते रहेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, इवोपरेट हो जाएंगे। बाद में आपका जो बर्तन होगा, जो पैन होगा, वो क्या होगा, खाली हो जाएगा, तो वाटर नहीं रहेगा, क्योंकि सिस्टम क्या है, ओपन है। ओपन हुआ तो जितना वाटर था वेपराइज होकर के एटमॉस्फेयर में चला गया। तो हम क्या करेंगे, उसको क्लोज सिस्टम बनाते हैं। तो क्लोज सिस्टम में कैसा होगा, वहां पर आपको वेपर बनने लगती है। और समझ लीजिए, मान लीजिए अभी आप यहाँ आप बोलते हैं, गर्मी बोलते हैं, तो आपको अपनी एयर की वेपर नहीं दिखाई देती, लेकिन जब सर्दी होती है तो मुंह से भाप निकलती है, इसका मतलब क्या है, वेपर बन रही है, वो आपको दिखाई दे रही है। तो इसी तरीके से इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये जो हमारी वेपर्स होती हैं, इस लिक्विड सरफेस पर जो भी प्रेशर अप्लाइड करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। यानी द प्रेशर exerted by vapors on liquid surface at constant temperature in equilibrium is called, क्या कहलाएगा हमारा, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। ठीक है, यानी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, वो प्रेशर जो इन वेपर्स के द्वारा एक्सर्ट किया जा रहा है, किसके ऊपर, इस लिक्विड सरफेस के ऊपर, वही क्या कहलाता है हमारा। और जब क्या कंडीशन हो, दो कंडीशन चाहिए, इक्विलिब्रियम हो चुका हो और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो वो प्रेशर क्या कहलाएगा हमारा, वो प्रेशर ही हमारा। ये मॉलिक्यूल जो कंडेंसेशन वाले, ये तो बहुत कम एनर्जी के, ये जो हमारे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके द्वारा जो प्रेशर अप्लाइड किया जाएगा उसी को क्या बोलेंगे हम, उसी को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। आप ये मत समझना, ये तो वो मॉलिक्यूल, इनकी कम एनर्जी थी। आपने देखा होगा जब वाटर बॉयल होता है तो बबल्स बनते हैं, तो जो बबल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है वो तो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनकी कम होती है वो बबल्स तो बनते हैं लेकिन टक्कर मार फिर नीचे पहुंच जाते हैं। जब तक उनको पूरी एनर्जी नहीं मिलती तब तक क्या होते हैं, वेपर में कन्वर्ट नहीं होते। ये हमारे क्या कहलाता है, इसी को बोलते हैं हम वेपर प्रेशर। यानी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन लिक्विड सरफेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब आती है बात नेचर ऑफ वेपर प्रेशर की, यानी फैक्टर्स on which vapor pressure depend. Number one, सरफेस एरिया। देखो बेटा, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होता है उतना ही वेपर प्रेशर भी क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे आपने क्या किया, मान लीजिए आपने चौड़ा बर्तन लिया, तो उसमें क्या होगा, तो ज्यादा वेपर बनेगी क्योंकि खाना जल्दी पक जाएगा। इसका मतलब क्या है, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होता है उतना वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। दूसरा क्या होता है, नेचर ऑफ लिक्विड।
नंबर 2 आता है नेचर ऑफ लिक्विड पे। नेचर ऑफ लिक्विड, क्या है जी नेचर ऑफ लिक्विड? सपोज कीजिए आपने दो लिक्विड लिए, एक लिया आपने वाटर और दूसरे लिया इथाइल अल्कोहल। अगर हम बात करते हैं इथाइल अल्कोहल की, तो इथाइल अल्कोहल लगभग आपका 351 के करीब क्या होता है, बॉयल होने लगता है। उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 351 टेम्परेचर है, ठीक है। और अगर हम वाटर की बात करते हैं तो उसका कितना है? 373 केल्विन, यानी एक का लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास माना जाता है, दूसरे का कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर मान लीजिए मैं बात करूंगा वेपर बनने की, किसकी वेपर ज्यादा होगा गिवन टेम्परेचर पर, तो देखिए वाटर का तो जब तक 100 टेम्परेचर नहीं होगा वो वेपर ही नहीं बनाएगा, तो प्रेशर कहां से आएगा जब वेपर नहीं बनेगी? क्योंकि वाटर 100 पे तो बॉयल होता है, उससे पहले तो उसकी वेपर ही नहीं बनेगी। तो अगर मान लीजिए मैं टेम्परेचर ले लूँ दोनों का 110 डिग्री, इथाइल अल्कोहल का भी और आपका वाटर का भी, तो इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर। क्यों? greater the force of attraction between the molecule of a substance, less will be vapor pressure। अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे को जबरदस्त पकड़ के रखते हैं तो उनका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा, क्योंकि उनको बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिएगी। जब बॉन्ड को ज्यादा एनर्जी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? वेपर कम बनेगी। और अगर मान लीजिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल के बीच में वो वीक है, तो उनका गिवन टेम्परेचर वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। और एग्जांपल समझ लीजिए, मान लीजिए आपने कहीं प्लेट ले ली, उस प्लेट के ऊपर आपने इथाइल अल्कोहल डाल दिया, ठीक है, और वहां या टेबल के ऊपर आपने इथाइल अल्कोहल डाल दिया 10-20 ml, 10-20 ml आपने वाटर डाल दिया, तो वाटर को वेपराइज होने में बहुत टाइम लगेगा, वाटर आपको बहुत देर तक पड़ा दिखाई देगा, लेकिन जो अल्कोहल होगा वो क्या होगा? तुरंत आपका वेपराइज हो जाएगा। जैसे आप हाथ वॉश करते हैं वाटर से, तो आपके हाथ क्या होते हैं? वेट हो जाते हैं, लेकिन और बहुत देर तक वेट रहेंगे जब तक आप उसको किसी क्लॉथ से वॉश वाइप नहीं कर लेंगे। लेकिन अगर आपने अल्कोहल लिया, आपने अभी सैनिटाइजर से हाथ वॉश किया, थोड़ी देर मला, तो क्या होगा? वेपराइज हो जाता है, यानी उसकी वेपर जल्दी बनती है और वाटर की वेपर कम बनती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए जो टेम्परेचर होता है उसका इफेक्ट ये होता है कि अगर सॉरी नेचर ऑफ लिक्विड का इफेक्ट ये होता है कि अगर जो लिक्विड हम ले रहे हैं उसके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स प्रोटेक्शन वीक है, तो गिवन टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और अगर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स प्रोटेक्शन ज्यादा है तो गिवन टेम्परेचर वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है। इसी तरह आपने देखा होगा जब हम डीओ लगाते हैं, डीओ, तो डीओ क्या होता है? डीओ हम बॉडी में लगाएंगे अपनी, तो बॉडी की एनर्जी से क्या होगा? वो वेपराइज होगा, इसलिए उसकी खुशबू आती है दूसरे बंदे को। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, कोई और सब्सटेंस ले लेंगे जिसका क्या हो? वेपर प्रेशर कम हो, तो उसकी खुशबू जल्दी से नहीं आएगी, डीओ खुशबू जल्दी आ जाएगी, क्योंकि डीओ के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स प्रोटेक्शन वीक होती है। तो नेचर ऑफ लिक्विड की बात हो गई। तीसरा हुआ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? जनरली जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाती है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज, ड्यू टू विच वेपर प्रेशर इंक्रीज। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, यानी जल्दी जल्दी मॉलिक्यूल क्या होंगे? वेपर में कन्वर्ट होते रहेंगे। इस तरीके से आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट टी, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा? अंडर रूट टी के बराबर होता है क्या? काइनेटिक एनर्जी। तो जितना टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे उतने वेपर प्रेशर क्या होगा हमारा? ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो जल्दी जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप समझ लीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपने किसी मान लिया आपने टायर में हवा डलवाई, मान ली 35 डलवा ली अपनी बाइक के, उसमें सर्दियां हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आपका क्या है जी, अगर हमारी गर्मी है तो वहां पर क्या होगा? प्रेशर तो हम 35 डलवाया था, लेकिन वहां पर क्या होगा? जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा? टायर फट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह वहां पर क्या होता है?
वहां पर टेम्परेचर आप वहां पर क्या होगा, गिवन अमाउंट ऑफ गैस के लिए प्रेशर बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर क्या होता है वहां पर बढ़ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर है कि जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होता है, प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है जी। तो इसीलिए ये कुछ फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है हमारा, जिनके ऊपर हमारा वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। तो वेपर प्रेशर के बारे में तो बात की कि वेपर प्रेशर हमारा किस तरह डिपेंड करता है, किस तरह हम उसको देखेंगे, क्या उसके बारे में हम करेंगे। तो ये सारी बातें वेपर प्रेशर से रिलेटेड हैं। अब आगे बात आती है आपकी सॉल्युबिलिटी की। आप सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी देखो बेटा, आपने पढ़ा होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन छोटी क्लास में। मान लीजिए आपने 100 ml वाटर ले लिया और टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा उसका, मान लीजिए आपने 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दिया। अब आपने उसके अंदर सपोज कीजिए शुगर घोलनी स्टार्ट की। टेम्परेचर आपको चेंज नहीं करना, वॉल्यूम चेंज नहीं करना। 100 ml आपने वाटर लिया, आपने उसमें क्या करा, शुगर घोलनी स्टार्ट की। घोलते 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 ऐसी कंडीशन आएगी कि उसमें शुगर घुलना बंद हो जाएगी। जब उसमें शुगर घुलना बंद हो जाए तो वो सोल्यूशन क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन। उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। यानी द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर, दैट इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सैचुरेटेड हुआ। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, दैट इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। मान लिया आपने 100 ml चीनी ले ली, पहले आपने 1 ग्राम घुलाई, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है हर केस में। आपने घोलना स्टार्ट किया, घोलते घोलते कंडीशन आ गई, वहाँ चीनी क्या हमारी, सॉरी घोलते रहे, 1 ग्राम घोली, 2 ग्राम घोली, 3 ग्राम घोली, तो जब तक उसमें चीनी हमारी डिजॉल्व हो रही है वो अनसेचुरेटेड है। और जब चीनी उसमें घुलना बंद हो जाएगी तो क्या होता है, वो अनसेचुरेटेड हो जाता है। सॉरी, जब तक घुलेगी वो अनसेचुरेटेड, और जब घुल जाएगा तो सेचुरेटेड बन जाएगा। अब इसमें एक टर्म आती है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस required to dissolve in 100 gram of solution at constant temperature is known as solubility। यानी किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम सॉल्यूशन में घोलने के लिए आवश्यक होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, वो क्या कहलाती है हमारी, वही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ये सॉल्युबिलिटी होती है हमारी। ठीक है, फिर समझ लीजिएगा, द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस required to dissolve in 100 gram of solvent at given temperature to form saturated solution is known as solubility। इसको solubility बोलते हैं, वो solubility कहलाती है। अब आती है बात इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन solubility। तो टेम्परेचर का और प्रेशर का solubility पर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज क्या है, इनके बारे में आपको solubility के बारे में फिर कल बताएंगे। थैंक यू।